आदर्श ने देखा कि आकाश राज ने प्रिया को जो नजर दी थी उसमें लालच का एक अंश छिपा था। ये अनुभूति वैसी ही थी जैसे कोई जहरीला सांप अपने स्वादिष्ट शिकार को देख रहा हो। आदर्श ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वो बहुत घबराया हुआ था और उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। उसके दिल में एक अजीब सी आशंका उठने लगी थी। आदर्श को सच में ये पता नहीं था कि अगर आकाश राज प्रिया के साथ कुछ करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। आदर्श हमेशा शांत रहता था, पर अब उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। क्या हुआ है? इसी समय दो बुजुर्ग भीड़ में आए। आगे चल रहे व्यक्ति ने 4 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन जैसा चोगा पहना हुआ था। उसके बाल सफेद थे और आंखें चमक रही थीं। वो राजा चू था। राजा चू के बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने भूरे वस्त्र पहने हुए थे। ये बुजुर्ग तब भी मौजूद था जब आदर्श ने आकाश राज से मुख्य हॉल में पहली बार मुलाकात की थी। वो बहुत कम बोलता था और राजा चू का निजी रक्षक लग रहा था। महाराज, आदर्श की बड़ी बहन की पहचान में प्रॉब्लम है। चू शाही निवास के एक रक्षक ने युआन क्यूई आवाज संचरण के माध्यम से राजा चू को तुरंत कंडीशन समझा दी। राजा चू कुछ देर के लिए अचपे अंक की मात्रा बी छोटी इत रह गए, क्योंकि उन्होंने भी कभी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। यंग मास्टर आकाश राज, ये लड़की क्या है? अब प्रिया की पहचान अनिश्चित थी। एकमात्र व्यक्ति जो जानता था वो खुद आकाश राज था। वो डेजर्टेड रेस की सदस्य है। आकाश राज ने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए एक सरल वाक्य से प्रिया की पहचान निर्धारित कर दी। आदर्श का दिल बैठ गया। डेजर्टेड रेस। यद्यपि उसका खून लाल था, फिर भी वो डेजर्टेड रेस की थी। पहले आकाश राज ने कहा था कि अगर प्रिया डेजर्टेड रेस की होती और गलती से गोद ली गई होती और उसे मायावी के अटैक का अंदाजा नहीं होता तो वो उसका पीछा नहीं करता। हालांकि साफ है, मामला अब इतना आसान नहीं था। यंग मास्टर आकाश राज, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मेरी बहन के साथ क्या करना चाहते हैं? वो डेजर्टेड रेस की हो सकती है, लेकिन वो डेजर्टेड रेस की एक आम महिला है। आदर्श ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए आकाश राज से सम्मानजनक लहजे में पूछा, उम्मीद करते हुए कि वो प्रिया को छोड़ देगा। डेजर्टेड रेस की आम महिला? आकाश राज ने आदर्श की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो आम महिला है? वो आम महिला नहीं है और उसकी पहचान बहुत खास है। मैं तुम्हारी बहन को ले जाऊंगा। हालांकि मैं झूठ गढ़कर तुम्हें खूबसूरत इमेजिनेशन दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मानव जाति और डेजर्टेड रेस कट्टर दुश्मन है। उनके बीच कभी भी शांतिपूर्ण कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। हमारे लिए डेजर्टेड रेस बस डेजर्टेड एनिमल्स हैं जो बोल सकते हैं। बेसिकली अगर ये लड़की डेजर्टेड रेस की एक आम महिला होती जिसमें कोई खासियत नहीं होती, तो आपके लिए उसे पालतू जानवर या गधे की गुलामी में रखना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं इसकी इजाजत देता, पर वो ऐसी नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि में एक महान इतिहास छिपा है, और एक बार जब उसे डेजर्टेड रेस में वापस भेज दिया गया तो वो मनुष्यों पर अनगिनत आपदाएं लाएगी। ये मायावी द्वारा शुरू किए गए एनिमल्स के झुंड से भी कहीं ज्यादा सीरियस हो सकता है। आकाश राज ने जब ये कहा तो सब दंग रह गए। क्या ये लड़की मायावी द्वारा शुरू किए गए एनिमल्स के झुंड से भी ज्यादा सीरियस कुछ कर सकती थी? इसलिए मुझे उसे मारना ही होगा। जहां तक उसके खून की बात है, मैं उससे अमृत तैयार करूंगा। सच बहुत कठोर होता है, लेकिन चूंकि तुमने पूछा है इसलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। आकाश राज ने यह कहने के बाद अपनी मुस्कान मिटा दी। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। प्रिया, जो आदर्श के पीछे थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। रिफाइन करो। अमृत। क्या उसे अमृत में रिफाइन किया जाएगा? आदर्श का खून उबलने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। आकाश राज सच में अमृत को रिफाइन करने के लिए प्रिया का उपयोग करना चाहता था। इस पल आदर्श को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। वो आकाश राज के सामने खड़ा था, मानो वो आसपास की दुनिया से पूरी तरह अलग हो गया हो। उसे बस आकाश राज ही दिखाई दे रहा था। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? आदर्श के दिमाग में हजारों आइडिया आए, पर उनमें से कोई भी मौजूदा कंडीशन को सॉल्व नहीं कर सका। तभी आकाश राज राजा चू की ओर मुड़ा। राजा चू, आप बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। क्या आपके घर में कोई कीमिया लैब है? प्लीज मुझे अपनी सबसे अच्छी लैब उधार दीजिए। कीमिया लैब? राजा चू ने उसे एक कड़वी मुस्कान दी और अपनी आंखों के कोने से आदर्श की ओर देखा। इस समय राजा चू बड़ी दुविधा में था। बात यहां तक कैसे पहुंच गई? हालांकि उसे आदर्श की परवाह नहीं थी, पर दिव्य साम्राज्य के उच्च पदों पर बैठे कई लोग आदर्श में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि आदर्श वैभव दिव्य साम्राज्य का भाग्य बदल देगा। हालांकि अगर वो अभी आकाश राज की मदद करे और आदर्श की बहन को सुधारे, तो आदर्श गुस्से में आकर कोई मूर्खतापूर्ण काम कर सकता है। फिर सारी परेशानियां शायद उसी पर आ जाएंगी। राजा चू को उसे तुरंत आंसर देना मुश्किल लगा। दादाजी, चूंकि यंग गुरु आकाश राज एक कीमिया लैब चाहते हैं, तो चलिए हम उन्हें एक दे देते हैं। क्या हमारे निवास में एक हर्बल रॉयल लैब नहीं है? वह पृथ्वी अग्नि वाली एक कीमिया लैब है। पूरे वैभव दिव्य साम्राज्य में सिर्फ शाही शहर की ड्रैगन अमृत लैब ही हमारी हर्बल रॉयल लैब का मुकाबला कर सकती है। अविचल,
जो राजा चू के पास खड़ा था, ने खुशी से कहा। उसका दिल इतना खुश था कि मानो फूलों से खिल उठा हो। हर्बल रॉयल लैब के ग्रेड को उसने बढ़ा चढ़ाकर बताया था, क्योंकि उसे डर था कि आकाश राज को यह पसंद नहीं आएगा। यदि ये आदर्श की बहन होती तो चू शाही निवास की हर्बल रॉयल लैब में उसका रिफाइनमेंट करना बहुत दिलचस्प होता। ये सोचते हुए अविचल ने आदर्श की तरफ देखा। उसने देखा कि आदर्श एक हाथ से अपनी अंतराकाशीय अंगूठी को छू रहा था। उसके माथे पर हरी नसें उभरी हुई थीं। साफ जाहिर था कि वो बहुत गुस्से में था। आदर्श को अंतरिक्षीय वलय को छूते हुए देखकर अविचल बहुत खुश हो गया। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आदर्श कोई कदम उठाने के लिए एक्साइटेड हो जाता तो ये खुशी का मौका होता। फिर तो वो आकाश राज को आदर्श को खत्म करने देकर अप्रत्यक्ष रूप से भी मार सकता था। आकाश राज की नजर में आदर्श जैसा व्यक्ति कितना महान हो सकता है। इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए अविचल ने आदर्श को एक व्यंग्यात्मक युवान क्यू संदेश भेजा। आदर्श के तुम्हारा चेहरा जरूर डरावना लग रहा है, पर तुम क्या कर सकते हो? अब तुम बस असहाय होकर देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन को अमृत में रिफाइन किया जा रहा है। यंग गुरु आकाश राज ने पहले कहा था कि डेजर्टेड रेस जितनी पावरफुल होगी, उसके रक्त में उतनी ही ज्यादा पावर होगी। रिफाइन किया गया अमृत भी हाई लेवल का होगा। यंग गुरु आकाश राज का अनुग्रह पाने के लिए तुम्हारी बहन का रक्तवंश बहुत अच्छा होना चाहिए। काश मुझे भी कुछ अमृत मिल जाते। अविचल ने यह सब कुछ सन की अंदाज में कहा, जिससे आदर्श की नजरें धुंधली हो गईं। उसने अब अपने दिल में अविचल को मौत की सजा दे दी थी। दरअसल अब तक आदर्श ने कभी किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की थी। उदाहरण के लिए, हालांकि विक्रम की मौत आदर्श के कारण हुई थी, पर आदर्श ने उसे सिर्फ अक्षम बनाया था। विक्रम की मौत सिर्फ अपनी निराशा और गंभीर चोटों के कारण हुई थी। हालांकि इस समय आदर्श सच में अविचल को मारना चाहता था। आदर्श की ठंडी आंखें देखकर अविचल का दिल बैठ गया। उसे अचानक अपनी पीठ ठंडी होती हुई महसूस हुई। आदर्श ने एंगर के कारण अपना विवेक नहीं खोया और बेतरतीब अटैक नहीं किया। इससे अविचल दुखी तो हुआ, पर आदर्श की जानलेवा निगाहों ने उसे डरा दिया। डरने की क्या बात है, अविचल ने मन ही मन कहा। उसने कीमिया लैब बनाने का डिसीजन लिया था और आकाश राज की चापलूसी करके आकाश राज को खुश रहने का मौका दिया था। जब ऐसा हुआ तो उसकी तरक्की बहुत तेजी से हुई। तो आदर्श का क्या, अगर वो महान था भी तो क्या हुआ? वैभव दिव्यनगर में वो भले ही खास हो, पर यंग गुरु आकाश राज की कंपैरिजन में तो वो एक पाद के सिवा कुछ नहीं था। पृथ्वी अग्नि कीमिया लैब शायद यही काम करेगा, आकाश राज ने मामले को हल्के में लेते हुए कहा। आकाश राज के स्टेटमेंट ने मामले का डिसीजन कर दिया था। राजा चू और क्या कर सकता था? जब पूरा वैभव दिव्य साम्राज्य विनाश के कगार पर था, तो वो यंग मास्टर आकाश राज के ऑर्डर की अवज्ञा कैसे कर सकता था? चाचा अटल, यंग गुरु आकाश राज के लिए हर्बल रॉयल लैब की व्यवस्था कीजिए, राजा चू ने बोलते हुए आदर्श की ओर देखा। वो पूरे समय आदर्श की प्रतिक्रिया देख रहा था। उसे भी इस युवक के प्रति कुछ हमदर्दी हुई। हाँ महाराज। चाचा अटल भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए वो बुजुर्ग थे जो इस पूरे समय राजा चू के साथ थे। वे राजा चू के निजी रक्षक होने के साथ साथ चू राजवंश के प्रबंधक भी थे। चाचा अटल, मुझे और अविचल को इसका इंतजाम करने दीजिए, अधिराज ने कहा। वो इस काम को करने और आकाश राज को खुश करने के इस मौके का बेनिफिट उठाने के लिए उत्सुक था। ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। यंग मास्टर अविचल, यंग मास्टर अधिराज। अंकल अटल थोड़ा हिचकिचाए, पर उन्हें रोका नहीं। वे चुपचाप राजा चू के पास खड़े रहे। अविचल और अधिराज ने आदर्श को व्यंग्यात्मक निगाहों से देखा और आकाश राज से विनती करते हुए कहा, यंग गुरु आकाश राज, क्या हम इसे अभी कर लें? अगर आपको किसी सामग्री की जरूरत होगी तो हम उसे तुरंत आपके लिए रेडी कर देंगे। अविचल ने गारंटी के तौर पर अपनी छाती थपथपाई। आकाश राज ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हारे पास वो चीजें नहीं हैं जिनकी मुझे जरूरत है। हाँ, यंग मास्टर आकाश राज को जिन चीजों की जरूरत है वे अनमोल खजाने होंगे जिन्हें हम रेडी नहीं कर सकते। आपके सामने दिखाए गए मजाक के लिए माफ करें। हालांकि उसका तिरस्कार किया गया था, फिर भी उसने यंग मास्टर आकाश राज की खुशी खुशी चापलूसी की। इस समय आकाश राज प्रिया की ओर मुड़ा। जहां तक आदर्श की बात है, वो प्रिया के सामने अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद करके खड़ा था और उसका बायां हाथ उसकी दाहिनी हाथ की इंटरस्पेशियल रिंग पर था। इस समय आदर्श उस गौरैया की तरह था जो अपने बच्चों को सामने खड़े एक दुष्ट बाज से बचा रही हो। तुम्हारा नाम आदर्श है ना? मुझे लगता है कि तुम बहुत होशियार हो। इतने छोटे देश में जन्म लेकर इतनी अचीवमेंट हासिल करना, इतनी कम उम्र में युआन फाउंडेशन डोमेन में पहुंचना और इतनी मजबूत नींव रखना बहुत मुश्किल है। अपने फ्यूचर को संभालो और कोई भी मूर्खतापूर्ण काम मत करो। मैंने बार बार जोर देकर कहा है कि इंसान और बेसहारा एनिमल्स कट्टर दुश्मन हैं। क्या तुम नहीं देखते कि ये एनिमल्स का झुंड कैसे भड़का हुआ है? बेसहारा जाति अपने मकसद को पूरा करने के लिए बिना पलक झपकाए अरबों नागरिकों को मारने को तैयार है। तुम्हारे पीछे जो बहन है उसका एक खास वंश है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता।
क्योंकि एक बार वो डेजर्टेड रेस को मिल गई तो जरूर कोई संकट आ जाएगा। जैसे ही आकाशराज बोला, वो आदर्श और प्रिया की ओर चला गया। हालांकि आदर्श ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि वो प्रिया के सामने खड़ा रहा। आकाशराज ने भौहें चढ़ाईं। वो कुछ सेकंड तक आदर्श की आंखों में देखता रहा। आदर्श ने भी उसकी तरफ देखा। आकाशराज की अभिव्यक्ति डूब गई क्योंकि उनका धैर्य लिमिटेड था। मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं, मैं तुम्हें मेरे रास्ते से हटने के लिए 3 सांस लेने जितना समय दे रहा हूं। आदर्श ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो रहा हो, फिर भी उसने सब कुछ सह लिया। यंग मास्टर आकाशराज, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी बहन को जाने दीजिए। आप उस पर पाबंदियां लगा सकते हैं, पर ओह! आकाशराज का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी आभा फूट पड़ी। असल में आकाशराज लोगों को हल्की हवा का एहसास देते थे। उनका स्वभाव हमेशा एक मधुर हवा जैसा होता था जो लोगों को सुकून देता था। हालांकि अब वो एक दुष्ट राक्षस की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाशराज के शरीर में एक क्रूर जानवर जाग उठा हो। अचानक आकाशराज बहुत डरावना हो गया। भागो! आकाशराज ने अपना हाथ हिलाया, जिससे आदर्श को चारों तरफ से एक भयानक शक्ति का उभार महसूस हुआ। इस पल उसके शरीर का खून मानो जम गया था। उसकी मेरिडियन, उसके मुख्य पॉइंट और उसकी एनर्जी पूरी तरह से रुक गई थी। ये एनर्जी इतनी भयानक थी कि आदर्श उसका विरोध करने में असमर्थ था। उसका पूरा शरीर एनर्जी से उड़कर चू राजवंश की दीवार से जोर से टकराया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ 1 फुट मोटी दीवार ढह गई। पत्थर गिरने लगे और आदर्श मलबे में दब गया। उसका शरीर अब पूरी तरह से पत्थरों और धूल से ढक गया था। उस पल आदर्श को ऐसा लगा जैसे उसके सारे अंग अपनी जगह पर ही नहीं रहे। उसने अपने गले में कुछ महसूस किया और मुंह से खून थूक दिया। आदर्श! इस अचानक सीन ने सभी को अचंभित कर दिया। आकाशराज के अचानक अटैक के तहत शक्तिशाली आदर्श एक असहाय बच्चे की तरह था। विशांत और उसके साथियों का दिल बैठ गया क्योंकि वे आदर्श को लेकर चिंतित थे। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब नहीं लड़ता जब उसके सामने मुश्किलें खड़ी हों। उन्हें डर था कि आदर्श जल्दबाजी में कोई मूर्खतापूर्ण काम न कर बैठे। हालांकि अविचल, अधिराज और उनके जैसे लोग भी थे जो अब मुस्कुरा रहे थे। ये बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा लगा। आकाशराज की आवाज ठंडी थी। मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दी, पर तुम नहीं चाहते थे। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं तुम्हारी कद्र करती हूं और तुमसे प्यार से बात कर सकती हूं, पर अगर मैं तुमसे नफरत करूं तो मैं तुम्हें चींटी की तरह कुचल दूंगा। मैंने तुम्हें अनगिनत बार इंसानियत के गुर सिखाए हैं, डेजर्टेड रेस से दूर रहने को कहा है, पर तुम बार बार मेरे खिलाफ जाते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बार बार बर्दाश्त कर पाऊंगा? इस समय आकाशराज ने अपने सामने एक नेचुरल शाही हवा प्रकट की और वो बहुत डरावना था। वो एक राजा की तरह था जिसके पास जीवन के अधिकार थे। एक पल वो खुशमिजाज था, अगले ही पल गुस्से में लोगों की जान ले रहा था। उसकी मनोदशा ऐसी थी कि लोगों के लिए उसे समझना मुश्किल हो जाता था। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, डेजर्टेड रेस के साथ एक सीमा रेखा खींचो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हम इंसानों में से एक हो जाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। आकाशराज के अंतिम शब्द जानलेवा इरादे से भरे हुए थे। आदर्श! प्रिया मलबे के सामने दौड़ी और आदर्श को ऊपर उठाया। इस समय आदर्श का मुंह खून से भर गया था। खून धूल में मिल गया था और उसका रंग लाल काला हो गया था। आदर्श को ऐसी हालत में देखकर प्रिया का दिल टूट गया। उसने अपने होंठ काट लिए। इस कंडीशन में वो असहाय थी। उसने आकाशराज की ओर देखा और सिसकते हुए कहा, अब और मत लड़ो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। हा। प्रिया की बातें सुनकर आकाशराज खिलखिलाकर हंसा। भाई बहन का कितना घिनौना रिश्ता। एक इंसान और एक डेजर्टेड रेस के मेंबर का एक दूसरे के लिए इतनी भावनाएं होना कि वे एक दूसरे की रक्षा के लिए अपनी जान दे दें, ये बहुत हास्यास्पद है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे साथ चले गए तो तुम मुझसे कम्युनिकेट कर पाओगे? तुम्हारी लाइफ असल में मेरे हाथ में थी, पर मैं आज तुम्हारे तथाकथित भाई को मारना नहीं चाहता था। मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता था और उसे याद दिलाना चाहता था कि वो किस जाति का है। मैं उसे बताना चाहता था कि वो भूल नहीं सकता कि वो कौन है। जैसे ही आकाशराज ने कहा, उसका हाथ प्रिया की ओर बढ़ गया। अगर आप किसी को ब्लेम करना चाहते हैं तो अपने भाग्य को ब्लेम दें। आकाशराज के हाथों में युआन क्यू का इंजेक्शन लग गया था जब वो प्रिया के सिर की ओर बढ़ रहा था। वो प्रिया के दिमाग पर वार करना चाहता था। ऐसा होते ही प्रिया अपनी चेतना खो देगी, पर उसका शरीर जिंदा रहेगा। अमृत रिफाइनमेंट करते टाइम जिंदा शरीर का उपयोग करने से सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आदर्श असहाय होकर देखता रहा जब आकाशराज का हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ा। आकाशराज की गति तेज नहीं थी, पर किसी नश्वर के दिमाग को तबाह करने के लिए उसे इतनी तेज होने की जरूरत नहीं थी। नहीं, आदर्श मन ही मन चिल्लाया। उसने अपने हाथ मलबे में गहरे दबा दिए। उसकी आंखों से खून बहने लगा, फिर भी वो इस सीन को रोकने में पूरी तरह असमर्थ था। इस समय आदर्श का शरीर पूरी तरह से दर्द में था। उसकी एनर्जी अभी भी आकाशराज द्वारा रुकी हुई थी,
इसलिए वो अपनी युआन क्यू का उपयोग नहीं कर सकता था। अगर वो इसका उपयोग कर भी लेता तो आकाश राज के विरुद्ध आदर्श की शक्ति नगण्य थी। उसे जरा भी संदेह नहीं था कि अगर उसने आकाश राज के अधिकार को फिर से चैलेंज दिया तो न केवल वो प्रिया को बचा नहीं पाएगा बल्कि उसके साथ ही उसकी भी मौत हो जाएगी। उस पल आदर्श को गहराई से महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व कितना छोटा था। अपनी सूक्ष्मता के कारण उसे किसी भी तरह से दूसरों के द्वारा कूचा जा सकता था। अपनी तुच्छता के कारण वो उन लोगों की रक्षा नहीं कर सका जिन्हें वो बचाना चाहता था। ताकत, उसे ताकत चाहिए थी। उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश राज का हाथ बिना किसी विरोध के प्रिया के सिर पर दबाते ही मानो समय थम सा गया। ऐसा लग रहा था मानो ये प्रहार आदर्श के दिल को ही तोड़ रहा हो। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने शांति से अपने इस आने वाले भाग्य को एक्सेप्ट कर लिया था। आखिरी पल में वो आदर्श के ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी कि उसकी मौत के बाद आकाश राज आदर्श को कोई नुकसान न पहुंचाए। और जिस पल प्रिया ने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था, कुछ अजीब हुआ। हर जगह हत्या का इरादा छा गया था। आकाश राज अचानक घूमा और अपनी हथेली पीठ पर पटक दी। कौन? पापा। एक जोरदार धमाका हुआ जो शीशे के टूटने जैसा लग रहा था। आकाश राज का शरीर कांप उठा और वो पीछे हट गया। उसके सामने अब एक पतली भूरी आकृति उस पर अटैक कर रही थी। उसके हाथ में एक छोटी काली घुमावदार कृपाण थी जो सीधे आकाश राज की गर्दन पर वार कर रही थी। चाचा अटल, आप? जब राजा चू ने देखा कि अटैक किसने किया था तो वो हक्का बक्का रह गया। उसके रक्षक और प्रबंधक ने सच में आकाश राज पर एक अटैक किया था। चाचा अटल ने पहले भी एक रहस्यवादी डोमेन में राजा चू की जान बचाई थी। चाचा अटल की शक्ति और स्थिर व्यक्तित्व के साथ राजा चू ने हमेशा उन पर बहुत भरोसा किया था। नाम के लिए चाचा अटल राजा चू के निजी रक्षक और प्रबंधक थे, पर असल में वे उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। आमतौर पर वे एक दूसरे को भाई कहकर बुलाते थे। राजा चू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चाचा अटल इस इंपॉर्टेंट पल में अचानक आकाश राज पर एक सरप्राइज अटैक करेंगे। मौत को इन्विटेशन। आकाश राज जोर से चिल्लाया, तभी उसके हाथ में कहीं से एक तलवार दिखाई दी। उसकी तलवार ने चाचा अटल की घुमावदार कृपाण को रोक दिया। वो जानता था कि अगर वो इसे कुछ सेकंड और खींच पाया तो शेंतु परिवार के एक्सपर्ट यहां आकर इस व्यक्ति को मार डालेंगे। तो मुझे लगा कि डेजर्टेड रेस का व्यक्ति आप ही थे। आकाश राज ने मुस्कुराते हुए चाचा अटल की पहचान बताई। चाचा अटल डेजर्टेड रेस जासूस था। प्रिया की ताकत बहुत कमजोर थी, इसलिए भले ही उसका वंश शुद्ध था, आकाश राज के लिए उसकी प्रेजेंस का पता लगाना सच में इम्पॉसिबल था। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें डेजर्टेड रेस का एक मजबूत सदस्य होना चाहिए, और ये डेजर्टेड रेस छिपने में बहुत माहिर थी। डेजर्टेड मिरर स्टोन होने के बावजूद उसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बजाय प्रिया, जो एक आम महिला थी, न तो अपने वंश के सिग्नेचर को छिपा सकती थी और न ही वो डेजर्टेड मिरर स्टोन से छिप सकती थी। क्लैंग। तलवार और कृपाण टकराए और आकाश राज पागलों की तरह हंसने लगा। एक और हाई लेवल की डेजर्टेड रेस, वाह, आज मेरी हार्वेस्ट बहुत अच्छी होगी। पीछे रहो और भट्टी में एंटर करो। जैसे ही आकाश राज ने यह कहा, उसकी आवाज रुक गई। उसने अविश्वास से अपनी गर्दन की ओर देखा और पाया कि कहीं से एक भयानक घाव उभर आया था। ये उसकी कैरोटिड धमनी से शुरू होकर कॉलर बोन तक फैला हुआ था। पुआ। कैरोटिड धमनी को चीरकर खोल दिया गया था, जिससे रक्त बाहर निकल रहा था। आकाश राज के होश उड़ गए और वो चौंक गया। उसने जासूस की कृपाण को साफ रोक लिया था, तो फिर वो इतनी गंभीर रूप से घायल कैसे हो गया? एक अदृश्य कृपाण ब्लेड ने उसे घायल कर दिया था। जब उसने उस पल के बारे में सोचा जब उसने पलटकर देखा था, तो शीशे के टूटने की साफ आवाज आई थी। तभी आकाश राज को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। स्पेशल डायमेंशन ब्लेड। स्पेशल डायमेंशन लॉ। एक डेजर्टेड रेस सच में स्पेशल डायमेंशन लॉ में खेती करने में कामयाब रही थी और उसे घायल करने के लिए एक अदृश्य स्पेशल डायमेंशन ब्लेड का इस्तेमाल किया था। रहस्यमय और गूढ़ स्पेशल डायमेंशन के रूल एक ऐसे डोमेन के थे जो लोगों को ईर्ष्यालु बना देते थे। ये बहुत शक्तिशाली था और इसका अटैक करने का तरीका बहुत मायावी था। कई लोग इसमें साधना करना चाहते थे, पर कोई भी उस द्वार से एंटर तक नहीं कर पाया था। आकाश राज, आज मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। चाचा अटल आकाश राज से बहुत नफरत करते थे, मानो उनके बीच कोई बड़ी दुश्मनी हो। उनके हाथ में पकड़ी घुमावदार तलवार तेजी से घूमकर आकाश राज के दिल पर वार करने लगी। यदि स्पेशल डायमेंशन ब्लेड हृदय को भेद दे तो ये आकाश राज को मार सकता है। इस समय आकाश राज की धमनी से खून बह रहा था और उसकी लगभग आधी गर्दन कट चुकी थी। कोई भी नॉर्मल वॉरियर तो कब का मर चुका होता, चाहे वो आकाश राज ही क्यों न हो। उसकी युद्ध क्षमता अब बहुत कम हो चुकी थी। वो उस अजीब अटैक का सामना नहीं कर सकता था जिसमें स्पेशल डायमेंशन के रूल समाहित थे। एक पल में ही आकाश राज की छाती में अचानक एक दिव्य प्रवाह उत्पन्न हो गया तथा एक सुरक्षात्मक ताबीज अपने आप ही चाचा अटल के ब्लेड की ओर उड़ गया। क्लैंग।
ब्लेड की किरण चकनाचूर हो गई थी और सुरक्षा कवच में दरार आ गई थी। फिर भी वो आकाशराज की पूरी तरह से रक्षा करने में कैपेबल था। आकाशराज की आंखें ठंडी हो गईं। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम बहुत भोले हो, तुम्हारे पास अब और समय नहीं है। आकाशराज के ऐसा कहने के तुरंत बाद 7 युआन क्यूई किरणें आसपास से आसमान में उठीं। हमारे परिवार के यंग मास्टर की हत्या करने की हिम्मत किसने की? अपना जीवन रेडी करो। 7 बुजुर्ग चारों दिशाओं से आए थे। वे सभी शेनतु परिवार के दिग्गज थे और उनमें असीमित शक्ति थी। वे इस यात्रा के दौरान यंग मास्टर आकाशराज की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। चाचा अटल के पास पहुंचते ही 7 लोगों की गति बिजली की तरह तेज हो गई। इन लोगों से आ रही युआन क्यूई की तीव्रता को महसूस करते हुए और आकाशराज के चारों ओर अब मोटी झिलमिलाती सुरक्षा कवच को देखकर चाचा अटल की आंखों में आक्रोश और अनिच्छा की चमक आ गई। वो आकाशराज को मारने में असमर्थ था। स्वर्ग की आंखें हैं, तुम्हें अपने खून से भुगतान करना होगा। चाचा अटल ने दांत पीसते हुए एक कदम पीछे हटकर प्रिया के पास खड़े हो गए। फिर उन्होंने प्रिया का कंधा पकड़ लिया। ये सीन देखकर आकाशराज का दिल बैठ गया। उसे पता था कि डेजर्टेड रेस भाग रही है। पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दो। इस बुढ़िया को उस छोटी चुड़ैल लड़की के साथ भागने मत देना, आकाशराज ने भयानक आवाज में कहा और अपनी खून से लथपथ गर्दन को पकड़ लिया। 7 महान विभूतियां दौड़ते हुए ही अपनी सेना की स्थापना शुरू कर चुकी थीं। उन्होंने पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए ताकि चाचा अटल बच न सकें। हालांकि इस समय चाचा अटल के चेहरे पर अटल दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उन्होंने अचानक अपनी छाती पर मुक्का मार लिया। पुआ! चाचा अटल ने अपना मुंह खून से भर लिया और ये खून प्रिया के कपड़ों पर छिड़का गया। चांदी का खून जो डूबते सूरज की चमक को रिफ्लेक्ट कर रहा था और अपने आप में एक बहता हुआ खजाना लग रहा था। ये लाल खून से भी ज्यादा चमकीला लग रहा था। प्रिया पूरी तरह से चौंक गई। वो इस अचानक घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। इस समय चाचा अटल ने एक हाथ से प्रिया के सिर को छुआ और एक दयालु मुस्कान दिखाई। सूर्यास्त की चमक में उसका झुर्रियों से भरा चेहरा और मुस्कान अनंत काल तक जमी हुई लग रही थी। उत्तराधिकारी, ये बूढ़ा नौकर अब आपको घर भेज देगा। चाचा अटल की बूढ़ी आवाज में कहे गए शब्द प्रिया के कानों में गूंज उठे। ये शब्द मानो हमेशा के लिए उसके मन में अंकित हो गए। इसके बाद प्रिया को अचानक महसूस हुआ कि उसके सीने पर चाचा अटल के कारण खून गर्म हो गया है, मानो खून जल रहा हो। चांदी का खून आग की नदी की तरह बह रहा था, जिससे उसकी छाती में दर्द हो रहा था। तभी बूढ़े चाचा अटल को देखकर उसे एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। ये दर्द अचानक से आया, जिससे उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। एक खूबसूरत इंद्रधनुषी रोशनी प्रिया को घेरे हुए थी। स्पेस टेलीपोर्टेशन। वह बूढ़ा जानवर स्पेशल डायमेंशन के रूल जानता है। उसने अपना रक्त सार जला दिया है और छोटी चुड़ैल लड़की को भगाने के लिए स्पेस टेलीपोर्टेशन शुरू कर दिया है। आकाशराज को आखिरकार समझ आ गया कि चाचा अटल क्या कर रहे थे। वो गुस्से से घबरा गया। प्रिया को जाने नहीं देना था। आकाशराज ने प्रिया को पकड़ने के लिए एक बड़ा सुनहरा हाथ बनाया। छोटी चुड़ैल लड़की, तुम पीछे रह रही हो। बूम! जैसे ही बड़े हाथ ने प्रिया को घेरे हुए रूल से बने प्रकाश को पकड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ। प्रकाश कवच कांप उठा, जिससे स्पेशल डायमेंशन में लहरें उठने लगीं। आकाशराज की हथेली में कंपन से दर्द महसूस हुआ, पर प्रिया जो प्रकाश ढाल के भीतर थी, अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ थी। स्पेशल डायमेंशन के रूल एक्टिव हो गए थे। हालांकि वे अभी भी प्रिया को देख सकते थे, पर इस समय वो पहले से ही एक बिल्कुल अलग स्पेस टाइम डायमेंशन में थी। बहुत देर हो चुकी है, आकाशराज ने चिंता से जलते हुए कहा। हम इस व्यूह रचना को सफल नहीं होने दे सकते। उस बूढ़े जानवर को मार डालो और व्यूह रचना को तोड़ दो। स्पेस डायमेंशन की सुरंग को फाड़ दो और उस छोटी चुड़ैल लड़की को बाहर खींचो। आकाशराज ऐसे चिल्लाया जैसे वो पागल हो। शेन, तू परिवार के दिग्गज वॉरियर ने चारों तरफ से अटैक बोल दिया। उनके पास 4 तलवारें, 2 कृपाण और 1 भाला था। उन सभी ने एक साथ चाचा अटल पर वार किया। हथियार की ठंडी किरणें चमक उठीं, पर चाचा अटल ने एक नजर भी नहीं डाली। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी वीरान करने वाली शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और रक्त सार का एक और कौर थूक दिया ताकि उसे सरणी में इंजेक्ट किया जा सके। पुआ पुआ पुआ! 7 तेज हथियार एक ही समय में चाचा अटल के शरीर में घुस गए। ताजा चांदी जैसा खून बिखरा पड़ा था। चाचा अटल का थोड़ा झुका हुआ शरीर अचानक कांप उठा। उनके सारे अंग फट गए थे और मुंह खून से भर गया था। वो पारे की तरह बह रहा था। प्रिया के चारों ओर बने स्पेशल प्रकाश कवच को दबाते हुए उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अपनी आखिरी ताकत से उसने अपने खून से एक उत्कीर्णन बनाया। वो प्रिया को इस तरह से देख रहा था मानो वो उससे बहुत सी बातें कहना चाहता था, पर कह नहीं पा रहा था। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। उसने हमेशा एक नीरस जीवन जिया था, ऐसा सीन कभी अनुभव नहीं किया था। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके लिए जान देने वाला ये बुजुर्ग कौन था। नहीं उसे पता था कि उनका रिश्ता क्या था। उसने अपने बचपन की कुछ यादें खो दी थीं।
उसने याद करने की बहुत कोशिश की, पर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो प्रकाश ढाल के माध्यम से बुजुर्ग के चेहरे को छूना चाहती थी, पर वो उसे छू नहीं सकी। बूम! एक युद्ध कुल्हाड़ी बुजुर्ग के सिर पर गिर पड़ी। बुजुर्ग का सिर फट गया और उसके माथे से खून बहने लगा। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पल में सभी उत्कीर्णन प्रज्वलित कर दिए। प्रकाश की किरणें जलती हुई लौ की तरह घनी होती गईं। इस रोशनी में प्रिया ने उस बुजुर्ग के अंतिम एक्सप्रेशन देखे। वो एक शांत मुस्कान थी। जैसे ही स्पेस विकृत हुआ, प्रिया को एहसास हुआ कि क्या होने वाला है। उसे जल्द ही टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। आदर्श आदर्श मृत बुजुर्ग के दुख को इग्नोर करते हुए प्रिया को अब सबसे ज्यादा चिंता आदर्श की थी। बुजुर्ग ने उसे दूर भेजने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब तो हद हो गई थी। आदर्श का क्या होगा? क्या आकाश राज अपने गुस्से में आदर्श की जान बख्श देगा? आदर्श! प्रिया जोर से चिल्लाई। हालांकि उसकी आवाज प्रकाश की ढाल से पूरी तरह दब गई। उसने महसूस किया कि स्पेस विकृत हो गया है, जिससे वो लगभग बेहोश हो गई। उस पल वो अनंत स्पेस टाइम में सुरंग बना रही थी। चू राजवंश के ऊपर कहीं से एक स्पेस टाइम ब्लैक होल दिखाई दिया। उसने प्रिया को निगल लिया और पीछे छोड़ी काली किरणें जो धीरे धीरे आकाश में गायब हो गईं। चाचा अटल का शरीर कृपाणों और तलवारों से पूरी तरह छलनी हो चुका था। उन्होंने स्पेस टाइम गेट को देखा, जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। उनके चेहरे की मुस्कान पहले ही गायब हो चुकी थी। उन्होंने कर दिखाया था। हालांकि वो आकाश राज को मार तो नहीं पाया, पर उत्तराधिकारी को भगाने में कामयाब रहा। उसे कोई पछतावा नहीं था। बूढ़े कमीने, तुमने मेरी बड़ी बड़ी योजनाओं में दखलंदाजी की। आकाश राज अपनी गर्दन पकड़ रहा था और उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह लाल हो गई थीं। अपने भयानक क्रोध में आकाश राज का शरीर चमक उठा और फिर चाचा अटल के शरीर के सामने प्रकट हुआ। फिर उसने अपनी हथेली से चाचा अटल के माथे पर जोरदार प्रहार किया। कैसा? लोगों ने गर्दन की हड्डियों के टूटने की तीखी आवाज सुनी। आकाश राज ने चाचा अटल की गर्दन को पूरी तरह से अपनी छाती में दबा लिया था। उसकी गर्दन पूरी तरह टूट चुकी थी, यहां तक कि उसकी खोपड़ी भी पूरी तरह से फट चुकी थी। यह एक भयानक सीन था। आकाश राज के बाल बिखरे हुए थे, उसका शरीर खून से लथपथ था और उसके हाथ मस्तिष्क के फ्लूइड से सने हुए थे। अब वो एक खूनी राक्षस जैसा लग रहा था। लोगों ने अपनी सांसें रोक ली। वे पूरी तरह से मौन हो गए। आकाश राज ने जब अपने बुरे बिहेवियर का पूरी तरह से खुलासा किया, तो वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। जिस तरह से उसने चाचा अटल के साथ व्यवहार किया, वो बहुत क्रूर कहा जा सकता है। राजा चू भी कांप रहा था और व्याकुल था। जिस व्यक्ति ने आकाश राज पर चुपके से अटैक किया था और उसकी महान योजनाओं में बाधा डाली थी, जिससे वे फेल हो गई थी, वो उसका सबसे भरोसेमंद प्रबंधक था, राजा चू। आकाश राज ने अपनी रक्त लाल आंखों से राजा चू को घूरा। राजा चू ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थीं। इस छोटे राजा ने अपने अधीनस्थों की जांच न करके बहुत बड़ी गलती की है। राजा चू ने पहले भी कई तरह की कंडीशन का अनुभव किया था, पर आकाश राज के सामने वो टिक नहीं पाया। ये ताकत से पैदा हुआ एक असीमित दबाव था। चाहे किसी की हैसियत कुछ भी हो, ताकत के सामने वो पूरी तरह से बेमानी थी। कृपया शांत हो जाइए यंग मास्टर आकाश राज। मेरे दादाजी को षड्यंत्रकारियों ने अंधा कर दिया था। आज सारा दोष आदर्श पर, उस अकृतज्ञ बदमाश पर लगाया जाना चाहिए। अगर वो न होता तो यंग मास्टर आकाश राज की असाधारण दिव्य शक्ति के होते हुए वो बूढ़ा आप पर कैसे अटैक कर सकता था? आदर्श, वो अविचल को एहसास हुआ कि आकाश राज उसके दादा के लिए परेशानी खड़ी करने वाला था, इसलिए उसने जल्दी से आदर्श पर निशाना साधने के प्रयास में ये बात कही। चुप रहो! आकाश राज दहाड़ा। युआन क्यूई से भरी एक तेज ध्वनि तरंग तलवार में बदल गई और अविचल की ओर बढ़ी। पेंग! अविचल का शरीर कांप उठा और उसके कान के पर्दों से खून बहने लगा। कांपते हुए अविचल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने आकाश राज को बेवजह डर से देखा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक शब्द भी बोल सके। कुछ पल पहले तो उसे लगा था कि अब वो मर ही जाएगा। क्या मुझे ये सिखाने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है? आकाश राज की आवाज उदास थी। सब समझ गए थे कि प्रिया के भागने से उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। इस समय जो भी उनसे बात करेगा उसका अंत अच्छा नहीं होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि वो अपना गुस्सा निकालने के लिए अचानक लोगों की हत्या करना शुरू कर दे। और अगर वो सच में ऐसा करना चाहता था तो आदर्श निस्संदेह उसके क्रोध का शिकार होने वाला पहला व्यक्ति होगा। आकाश राज कदम दर कदम आदर्श की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था और हरे पत्थर के फुटपाथ पर गिर रहा था। इस प्रबल दमनकारी प्रेशर के कारण लोगों को अपनी सांसें रोकनी पड़ी। आदर्श! विहान और उनके साथियों, जिनके आदर्श के साथ अच्छे संबंध थे, का कलेजा मुंह को आ गया। आदर्श के खिलाफ सारी कंडीशन खड़ी थी। वे बस असहाय होकर देखते रह गए। जहां तक मजाक की बात है, जैसे कि आदर्श के लिए खड़े होकर उसकी मिन्नतें करना, तो ये सब बेकार होगा।
इसका रिजल्ट ये होगा कि वे आदर्श के साथ कब्र तक जाएंगे। तुम्हारे पास वाकई हिम्मत है। आकाश राज की आंखों में एक ठंडी निगाह चमक उठी। बूम! युआन क्यूई आदर्श के चारों ओर फट गया, जिससे मलबा बिखर गया। आदर्श को बाहर लुढ़कते हुए अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। उसकी चोटें और भी गंभीर हो गई थीं। आकाश राज आदर्श के सामने आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। आदर्श का शरीर खून से लथपथ था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उस पल उसे लग रहा था कि अगर आकाश राज ने जरा सी भी ताकत लगाई तो वो उसकी गर्दन और गला तोड़ देगा। उसका पूरा सिर फट जाएगा। मौत नजदीक आती दिख रही थी। उसकी बेबसी का एहसास चरम पर पहुंच गया था, क्योंकि अब उसकी लाइफ किसी और के हाथों में थी। ये तुम्हारी वजह से है। बेसिकली मुझे गॉड लेवल ब्लड एसेंस से भरी एक भट्टी मिल जाती, मेरी साधना का लेवल कई गुना बढ़ जाता। पर तुमने डेजर्टेड रेस के जासूस को मुझ पर छिपकर अटैक करने का मौका दिया, जिससे वो छोटी चुड़ैल लड़की बच निकली। तुमने अच्छा किया। तुम्हें 10,000 बार भी ना मारना मेरे दिल की नफरत को शांत करने के लिए काफी नहीं होगा। आकाश राज ने सारा दोष आदर्श पर मढ़ दिया। प्रिया की पहचान खास थी। आकाश राज के लिए प्रिया को पाना सबसे बड़ा सौभाग्य होता, पर अब ये मौका उसकी आंखों के सामने से निकल गया था। तो आकाश राज को नफरत कैसे ना होती। आदर्श जोर से हंसा। इस समय वो जो भी कहेगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। दोष सिर्फ इतना था कि वो बहुत कमजोर था। अगर ऐसा ना होता तो उसे इस अपमान को चुपचाप सहने की जरूरत नहीं पड़ती और वो आकाश राज से प्रिया को छोड़ देने और उसकी बहन को अमृत न बनाने की विनती नहीं करता। मिन्नतें काम नहीं आईं और उसकी पिटाई कर दी गई। बाद में प्रिया को किसी और ने बचा लिया, जिसके रिजल्ट के तौर पर वो बलि का बकरा और मुक्का मारने का साधन बन गया। उसे मौत का सामना करना पड़ा। अपना जीवन किसी और के हाथों में सौंप देना, विरोध के लिए कोई जगह न होना, ये कमजोर लोगों का दुखद सत्य था। आकाश राज ने आदर्श को देखा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे उभर रहे थे। हालांकि उसके हाथ अभी भी आदर्श की गर्दन पर नहीं पड़े थे। वो चुप था, क्योंकि उसके मन में कई विचार कौंध रहे थे। आदर्श को मारना उसकी नफरत को शांत करने के लिए काफी नहीं था। ये एहसास चींटी के काटने जैसा था। अगर वो चींटी को कुचलकर मार भी देता तो भी उसे काटा जाता, तो उस चींटी को कुचलकर मारने से उसकी नफरत कैसे कम होती। ये एक अपूरणीय सीन था। आकाश राज प्रिया को पकड़ नहीं पाया था और इस तरह डेजर्टेड रेस पर कोई प्रहार करने में असमर्थ था। डेजर्टेड रेस को किसी मरे हुए इंसान से कोई लगाव नहीं होगा, सिर्फ प्रिया को नफरत होगी, और हो सकता है कि इसी वजह से उसे महानता भी मिल जाए। हालांकि क्या होगा यदि उसने आदर्श का अच्छा उपयोग किया। आकाश राज को याद आया कि प्रिया ने आदर्श को नुकसान से बचाने के लिए अपनी जान देने पर सहमति व्यक्त की थी। प्रिया निश्चित रूप से आदर्श की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित थी। जब उसने ये सोचा तो आकाश राज खड़ा हो गया और आदर्श को जाने दिया। उसने अपने पीछे खड़े एक बुजुर्ग से कहा, इस कमीने को ले जाओ, लोगों में अनाउंस करो कि इसे विश्वासघात के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा, हृदय को चीरकर मार डाला जाएगा, दिल को टुकड़े टुकड़े करना। मृत्युदंड का नाम सुनते ही कुछ बुजुर्ग डर के मारे उछल पड़े। शेन, तू परिवार में हृदय को टुकड़े टुकड़े करना सबसे क्रूर मृत्युदंड था। यह केवल वॉरियर पर ही अप्लाई होता था, क्योंकि मनुष्य ऐसी यातना सहन नहीं कर सकते थे। 36 दिनों की पीरियड में अपराधी पर लाल गर्म ब्लेड से 36,000 बार वार किया जाएगा, यानी हर दिन 1,000 बार। हर दिन चीरफाड़ के बाद घावों में एक हृदय विच्छेदक कृमि का अंडा रखा जाता था। फिर ये अंडे धीरे धीरे फूटते और मांस खून खाते। हृदय विच्छेदक कृमि के लार्वा के दांत जहरीले होते थे। एक बार जब ये जहर शरीर में एंटर कर जाता तो मांस खून खाए जाने का एहसास अकल्पनीय होता। अंत में जब 36,000 चीर पूरे हो जाते तो हृदय को चीरने वाले कीड़े ब्लड वेसल्स और मेरिडियन का पीछा करते हुए हृदय तक पहुंच जाते। वहां हजारों कीड़े हृदय को काटते, जिससे आखिर में व्यक्ति की मौत हो जाती। इस मृत्युदंड में हृदय को चीरने वाले कीड़े सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचाते थे। युआन के मूल स्टेट के वॉरियर इस मृत्युदंड को सहन नहीं कर पाते थे और कुछ ही दिनों की यातना के बाद मर जाते थे। यहां तक कि जब शेनतु परिवार के लोग मृत्युदंड देते थे तब भी उन्हें अपराधी की लाइफ बढ़ाने के लिए पिल्स देनी पड़ती थीं। यंग मास्टर, क्या आप उसे बचाने के लिए डेजर्टेड रेस को फुसलाने जा रहे हैं? कुछ बुजुर्गों ने तुरंत आकाशराज के इरादों का अंदाजा लगा लिया। ये सही है। इस बच्चे को मारना चींटी को कुचलकर मारने जैसा ही होगा। मेरे लिए ये मीनिंगलेस है, न ही इससे कोई सॉल्यूशन हो सकता है। हालांकि अगर मैं ये खबर फैला दूं कि बच्चे का दिल काटकर उसे मार दिया जाएगा तो उस छोटी चुड़ैल लड़की को तुरंत पता चल जाएगा। चू प्रांत शहर में शायद अभी भी डेजर्टेड रेस के और भी जासूस हैं। ये खबर उसके कानों तक जल्दी पहुंच जाएगी। वो छोटी चुड़ैल लड़की बेकार नहीं बैठेगी। उस पल हमें एक मौका मिलेगा। जब कुछ बुजुर्गों ने ये सुना तो उन्होंने हल्की सी आह भरी। एक बुजुर्ग ने कहा, क्या इस आदर्श का इतना बड़ा मोल है? जब डेजर्टेड रेस को खबर मिलेगी तो उन्हें जरूर पता चल जाएगा कि हमने जाल बिछाया है। अगर उन्हें पता होगा कि जाल है तो वे शायद इतने मूर्ख नहीं होंगे कि उसमें फंस जाएं।
और हाँ, आदर्श तो एक इंसान है, अगर डेजर्टेड रेस उसे बचाने नहीं आई तो क्या होगा। आदर्श सिर्फ प्रिया के करीब था और डेजर्टेड रेस से उसका कोई रिश्ता नहीं था। डेजर्टेड रेस के हाई लेवल लोगों को आदर्श की जान की परवाह क्यों होगी। वे एक इंसान को बचाने के लिए एक एक्सपर्ट की जान जोखिम में कैसे डाल सकते थे, खासकर जब उन्हें पता था कि कोई जाल है। कोशिश करके हम जान जाएंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर किसी को उसकी जान की परवाह नहीं है तो हम उसे यूं ही दिल के टुकड़े करके मरने देंगे। आकाश राज ने ये बात हल्के से कही, जिससे आदर्श का भाग्य तय हो गया। और आदर्श के अलावा वैभव दिव्य साम्राज्य का कोई भी वॉरियर इसे रोक नहीं सका। बस यही सोचकर वे उदास हो गए। ये उनका देश था और आदर्श उनके देश का टैलेंटेड व्यक्ति था। आकाश राज के कुछ सिंपल शब्द ही आदर्श को मौत की सजा सुनाने के लिए काफी थे, और अब वे बस बेबस होकर देख सकते थे। हमें इस मामले की इन्फॉर्मेशन तुरंत महामहिम दिव्य सम्राट को देनी चाहिए। विहान ने अपना मन बना लिया। हालांकि दिव्य सम्राट आदर्श को नहीं बचा सकते थे, पर वैभव दिव्य साम्राज्य के मालिक होने के नाते उनके शब्दों में जरूर कुछ वजन था। तभी आकाश राज को अचानक कुछ सूझा। वो आदर्श की ओर बढ़ा और उसके जबड़े पर चुटकी काटी। हाथ घुमाने पर उसकी हथेली में एक बर्फीली नीली गोली दिखाई दी। ये गोली बर्फ के गोले जैसी थी। इसके प्रकट होते ही इससे एक भयानक फ्रॉस्ट क्यूई निकली। फ्रॉस्ट क्यूई के कारण आसपास की जलवाष्प तेजी से कंडेंस होकर बर्फ बन गई। एक ही गोली इतनी भयानक खतरनाक आभा उत्सर्जित करने में कैपेबल थी। आकाश राज ने आदर्श को थोड़ी सी उपहास भरी नजरों से देखा। मुझे सच में तुम्हारा मुझे देखने का तरीका पसंद नहीं है। ऊपर से तो तुम मुझसे डरते हो, पर दिल में तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। तुम सच में अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मारना चाहते हो, है ना? क्या तुम सोच रहे हो कि अगर तुम इस विपत्ति से बच गए तो तुम अपनी पूरी ताकत से खेती करोगे और फ्यूचर में मुझसे बदला लोगे? हा हा हा। आकाश राज ने आदर्श के मन की बात पढ़ ली और उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। कैद में रहते हुए मैं तुम्हें दिन रात मुझे मारने की इच्छा कैसे करने दूं? तुम तो चींटी के समान हो, इसलिए ऐसे विचारों के लायक नहीं हो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ये मेरे मान सम्मान का अपमान होगा। मुझे आपकी आशाओं को तोड़ देना है और आपको निराशा दे देनी है, मानो आप एक चलते फिरते मुर्दा हों। जब आकाश राज ने यह कहा तो आसपास के लोग घबरा गए। उन्हें नहीं पता था कि वो आदर्श के साथ क्या करेगा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह बहुत भयानक होगा। लोगों ने आकाश राज के हाथ में गोली को देखा। उसके चारों ओर की बर्फीली हवा ने लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। आकाश राज ने फिर आदर्श से कहा, मेरे लिए तुम एक चींटी की तरह हो। तुम जिक्र के लायक भी नहीं हो। मुझे मारने का तुम्हारा विचार उतना ही हास्यास्पद है जितना कि एक नश्वर भिखारी किसी मानव ऋषि से कहे कि वो उसकी जगह लेगा। इसके अलावा तुम 10 दिनों में मर जाओगे। मैं विशेष रूप से डेजर्टेड रेस के सदस्यों के लिए एक जाल रेडी करूंगा जो तुम्हें बचाने आएंगे, ताकि वे तुम्हें बचा न सकें। फिर भी मैं तुम्हें बदला लेने का कोई मौका नहीं दूंगा। मेरे हाथ में जो गोली है उसे 7 हानिकारक दिव्य यिन गोली कहते हैं। आकाश राज ने बोलते हुए आदर्श का मुंह जबरदस्ती खोल दिया। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, पर वो मुस्कान क्रूरता और निर्दयता से भरी थी। 7 हानिकारक दिव्य यिन गोली एक बहुत महंगी गोली है। तुम्हें इसे एक मृत व्यक्ति की तरह खाने में अपना समय लगाना चाहिए। 10 दिनों में फ्रॉस्ट टॉक्सिन तुम्हारे अंगों पर अटैक कर देंगे। लगता है तुम शुद्ध यांग रूल की साधना कर रहे हो? हाँ, आज से और 10 दिनों में तुम्हारी शुद्ध यांग साधना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। कोई देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकता। उस पल 10,000 कदम पीछे हटकर, भले ही तुम सच में डेजर्टेड रेस द्वारा बचा लिए गए हो, फिर भी तुम अपंग हो जाओगे। तुम्हारे लिए सिर्फ अंतहीन निराशा ही इंतजार कर रही है। जब आकाश राज ने बोलना समाप्त किया तो उसके आसपास के लोगों के चेहरे बदसूरत हो गए। आकाश राज इतनी क्रूरता की हद तक पहुंच गया था कि इससे बदतर कुछ भी कल्पना करना मुश्किल था। किसी वॉरियर के साधना लेवल को नष्ट करना उसे मार डालने से भी ज्यादा बुरा था। मार्शल आर्ट से प्राप्त शक्ति और प्रतिष्ठा के आदी हो जाने के बाद कई वॉरियर अपनी साधना के लेवल को नष्ट होने देने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा आकाश राज अपनी बहन को वापस लाने के लिए आदर्श का इस्तेमाल कर रहा था, उसे जहर की गोली खिलाकर भी, जबकि डेजर्टेड रेस एक अपंग को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके तरीके इतने क्रूर थे कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। आदर्श का मुंह खून से लथपथ था। आकाश राज की ओर देखते ही उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से इतनी नफरत नहीं की थी। इसके उलट विक्रम, जिसने उस समय आदर्श की जान लेने की कई कोशिशें की थीं, असल में आकाश राज से कहीं बेहतर था। लगता है तुम मुझसे सचमुच नफरत करते हो। तुम्हारी आंखों में वो नजारा के। खैर, तुम क्या कर सकते हो? अगर तुम्हें कोई फायदा ना होता तो मैं तुम्हें अब तक मार चुका होता। बेशक जिस तरह से मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा हूं उसकी तुलना तुम्हें मारना नहीं कर सकता। आकाश राज ने भयानक हंसी हंसी। उसकी उंगली के एक झटके से 7 हानिकारक दिव्य यिन गोलियां सीधे आदर्श के मुंह में चली गईं। उफ! गोली आदर्श के पेट में पहुंच गई। शुरुआती कुछ सेकंड में आदर्श को कुछ भी महसूस नहीं हुआ।
पर उसके बाद अचानक उसे लगा जैसे उसका शरीर जम गया हो। इस गोली में एक भयानक फ्रॉस्ट क्यूई थी। उसके पेट में पहुंचने के बाद वो सीधे उसके डेंटियन की ओर बढ़ी। उसे बहुत ठंड महसूस हुई। वो भयानक फ्रॉस्ट क्यूई उसके डेंटियन से ऊपर उठ गया और शुद्ध यांग युआन क्यूई, जिसे उसने बेसिकली डेवलप किया था, वो जल्दी से इसके द्वारा नष्ट हो गया। बहुत ठंड है। आदर्श का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांप उठा। उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स और रोम छिद्रों से फ्रॉस्ट क्यूई की लहरें निकल रही थीं। आसपास की हवा में मौजूद जलवाष्प कंडेंस होकर आखिर में बर्फ के क्रिस्टल बन गए। आदर्श की भौहों और बालों पर बर्फ की एक परत जम गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका खून जम गया हो और बहना बंद हो गया हो। आदर्श को ऐसी हालत में देखकर विहान और आदर्श के साथ अच्छे संबंध रखने वालों का दिल दुख किया। आकाश राज अमानवीय था। वो निर्दयी और बेईमान था, मिजाज बदलने वाला और ऊंची महत्वाकांक्षाओं वाला। और आदर्श संभवतः उसके हाथों मर जाएगा। आपदाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। किसने सोचा होगा कि बेसिकली हाई लेवल और होशियार आदर्श कुछ ही दिनों में ऐसा बन जाएगा। और आदर्श का साधना लेवल तेजी से कम होता जा रहा था। क्या वैभव दिव्य सम्राट अब भी उसे बचाने की परेशानी उठाएंगे? हर किसी का अपना एक मूल्य था। अगर वो अचल, ग्रैंड मास्टर तेजस्वी या वैभव दिव्य नगर के मालिक होते तो वे इमोशनल हो सकते थे और आदर्श द्वारा अर्जित गुणों को ध्यान में रख सकते थे। हालांकि आदर्श का साधना लेवल अब कमजोर हो गया था, फिर भी वे आदर्श की रक्षा करने की पूरी कोशिश करते। हालांकि वैभव दिव्य सम्राट आदर्श को बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने उसके बारे में सिर्फ सुना था, पर देशहित की बात सामने रखते हुए वे एक निराश व्यक्ति जिसका साधना लेवल अब कमजोर हो चुका था के लिए आकाश राज के खिलाफ कैसे जा सकते थे। अब वैभव दिव्य साम्राज्य शेन तू परिवार कबीले पर भरोसा कर रहा था। बिना किसी आश्चर्य के वैभव दिव्य सम्राट संभवतः इसे चुपचाप ले लेंगे, जैसे कि ये कभी हुआ ही न हो। बस इसके बारे में सोचने से विशांत को दुख का एहसास हुआ। इस समय आकाश राज ने अपने पीछे खड़े एक बुजुर्ग से कहा, आदेश रेडी करो और दुनिया को इन्फॉर्म करो कि एनिमल्स का झुंड अटैक कर रहा है। वैभव के आम लोगों को बताओ कि उनके दिलों में बसी किंवदंती वैभव दिव्य नगरी खो गई है। वैभव दिव्य साम्राज्य की जमीन पर भी खतरा मंडराएगा। आकाश राज जानता था कि वैभव दिव्य साम्राज्य ने एनिमल्स के झुंड को पूरी तरह से गुप्त रखा था। हालांकि अब इसे गुप्त रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लोग आकाश राज के इरादों का अंदाजा लगा सकते थे। वो वैभव दिव्य साम्राज्य को दहशत में डालना चाहता था। ऐसे में वैभव दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार को उन पर और भी ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा और वे लोगों का दिल भी जीत लेंगे। वैभव दिव्य साम्राज्य में उनकी स्थिति तेजी से बढ़ेगी और फिर वे प्रिया का पीछा करने के लिए वैभव दिव्य साम्राज्य को युद्ध भूमि के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी एक्शन को सही ठहरा सकेंगे। ये व्यक्ति दुष्ट और षड्यंत्रकारी है। आदर्श को उसके हाथों मरने से बचाने का कोई सोल्यूशन नहीं है। वैभव दिव्य नगर के एक शानदार स्वर्गपुत्र ने विलाप किया। आकाश राज जैसा व्यक्ति जन्मजात लीडर था। उसकी दुष्टता, दृढ़ निश्चय और बेईमानी भरे तरीके दूसरों को भयभीत कर देते थे। ऐसे व्यक्ति की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। इस तरह आकाश राज, जो वैभव दिव्य साम्राज्य से रिलेटेड नहीं था, ने अब वैभव दिव्य साम्राज्य में अपना स्थान सिक्योर कर लिया था और पूरे वैभव दिव्य साम्राज्य पर कंट्रोल रखने वाला व्यक्ति बन गया था। इस समय आकाश राज ने आगे कहा, एल्डर सू और एल्डर मो के साथ मिलकर एक स्वर्ग पृथ्वी आकाशीय व्यू रचना रेडी करो। आदर्श को व्यू रचना के बीच में रखो और डेजर्टेड रेस के चारा खाने का इंतजार करो। चाहे कोई भी आए, सबको मार डालो। एल्डर सू, एल्डर मो। कुछ बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर घबरा गए। उन्हें ऐसा करने के लिए बुलाना, आदर्श को चारे की तरह इस्तेमाल करना। डेजर्टेड रेस के बड़े लोग शायद ये जानकर ना आए कि कोई जाल है। अगर हम उन दोनों को परेशान करें और उन्हें बिना किसी कारण के आने पर मजबूर करें तो ये अच्छा नहीं होगा, है ना? एल्डर सू और एल्डर मो शेंतु परिवार के कुल के मेहमान थे। वे पश्चिमी डोमेन में बहुत फेमस थे। वे ऐसे लोग थे जिन्हें किसी भी प्राचीन कुल में जाने पर स्पेसिफिक गेस्ट माना जाता था। वे शेंतु परिवार के प्रति रिश्तेदारी के एहसानमंद थे, जिसके रिजल्ट के तौर पर उन्हें 300 वर्षों तक शेंतु परिवार के प्रति सर्विस करनी पड़ी और उन्हें टोटल केवल 3 काम करने पड़े। उदाहरण के लिए, एल्डर सू और एल्डर मो को स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरल एरे की स्थापना के लिए इनवाइट करने से ये माना जाएगा कि उन्होंने शेंतु परिवार के कबीले के लिए एक काम किया है, भले ही एक निम्न डेजर्टेड रेस का सदस्य आया हो। हालांकि यदि डेजर्टेड रेस से कोई नहीं आया तो इसे उन चीजों में से एक नहीं माना जाएगा, बल्कि ये उनके रिलेशनल एहसानों की बर्बादी होगी। इसीलिए कुछ बुजुर्गों को लगा कि इससे बहुत बड़ा बखेड़ा मच जाएगा। आदर्श तो बस एक इंसान था, बहुत कमजोर। क्या सच में ऐसा करने की जरूरत थी? आकाश राज ने कहा, मुझे लगता है कि ये छोटी सी बच्ची उस प्रिया लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डेजर्टेड रेस में उस लड़की का एक बहुत ही खास स्टेटस है। जब मैं ये खबर रिलीज करूंगा तो बहुत संभव है कि डेजर्टेड रेस का कोई हाई लेवल मेंबर वहां आ जाए। डेजर्टेड रेस ने एक विशाल योजना के साथ दिव्य वन्य डोमेन को पार कर लिया है।
ऐसे एनिमल्स के झुंड को इकट्ठा करना किसी लड़की को ढूंढने के आसान काम के लिए नहीं है। मायावी को शायद प्रिया लड़की के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं होगा, इसलिए अगर वे प्रिया लड़की को ढूंढ भी लें तो भी वे तुरंत नहीं जा पाएंगे। अगर हम डेजर्टेड रेस के कुछ हाई लेवल लोगों को मार सकें तो हम पीछे छोड़े गए सुरागों का फॉलो करके लड़की का पता लगा सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं। न केवल उसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि उसका रक्त भी बहुत शुद्ध है। यह अमूल्य है। अगर हम उसे पकड़ पाते हैं तो ये न केवल मेरे लिए एक महान सौभाग्य होगा, बल्कि शेंतु परिवार के लिए भी एक सुनहरा अवसर होगा। इसके लिए हमें एल्डर सू और एल्डर मो का उपयोग करना होगा। ठीक है, हम यंग मास्टर के निर्देशों का पालन करेंगे। बुजुर्ग पीछे हट गए और सारी व्यवस्था करने लगे। आकाश राज ने आदर्श की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, उसे ले जाओ और उसे बंद कर दो। इस समय आदर्श का शरीर बर्फ से ढक गया था। उसके काले बालों के बीच सफेद लटें दिखाई देने लगी थीं। ये 7 हानिकारक दिव्ययीन गोलियों के इफेक्ट्स में से एक था। जैसा कि आकाश राज ने बताया, ये गोली अमूल्य थी। आदर्श को नहीं पता था कि 7 हानिकारक दिव्ययीन गोलियों को कैसे रिफाइन किया जाता है। उसने अंदाजा लगाया कि इसकी सामग्री कम से कम हाई लेवल आदिम प्रजातियों से ली गई होगी। हो सकता है कि इसमें कई आदिम जड़ी बूटियां भी मिली हों। किसी को यह जानना जरूरी था कि ऐसे परिवार में आदिम सच्ची आत्माएं भी मौजूद थीं। जहां तक गोली की बात है तो उसमें आदिम सच्ची आत्मा के रक्त का अंश मिला होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। नॉर्मल कंडीशन में यदि 7 हानिकारक दिव्ययीन गोली निगल ली जाती तो उसके साधना लेवल के अनुसार आदर्श की सभी शिरोबिंदु और उसकी डेंटियन, जैसा कि आकाश राज ने कहा था, जम जाती। बाद में उसके द्वारा डेवलप की गई शुद्ध यांगची धीरे धीरे बर्फ से मिट जाती। उस पल उसकी मेरिडियन डैमेज हो जाती और उसका डेंटियन गायब हो जाता। उसके पूरे शरीर में हिम विषाक्त पदार्थ भर जाने से उसकी साधना का लेवल 0 हो जाता और वो पूरी तरह से अपंग हो जाता। आकाश राज यही देखना चाहता था। हालांकि वो आदर्श को तुच्छ समझता था, फिर भी उसने खरपतवारों को जड़ से खत्म करके उनसे छुटकारा पाने की आदत बना ली थी। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में नहीं देखना चाहता था जिससे उसे जरा भी खतरा हो। जब आदर्श भयानक बर्फीली ठंड झेल रहा था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल की उत्पत्ति चुपचाप धड़क रही थी। बार बार हर धड़कन के साथ बैंगनी क्रिस्टल की उत्पत्ति धड़क रही थी। उसके शरीर में मौजूद बर्फीली एनर्जी बैंगनी क्रिस्टल द्वारा बारीकी से एब्जॉर्ब की जा रही थी। यदि आदर्श का शरीर बर्फ का टुकड़ा बन गया तो बैंगनी क्रिस्टल बर्फ के बीच में आग के बीच की तरह था, जो उसे गर्मी और प्रकाश की झिलमिलाहट दे रहा था। बैंगनी क्रिस्टल की एनर्जी उसके जमे हुए मेरिडियन के माध्यम से फ्लो होने के साथ आदर्श को लगा कि वे धीरे धीरे ठीक होने के संकेत दिखा रहे थे। और जब 7 हानिकारक दिव्य यिन गोली की बर्फीली एनर्जी बैंगनी क्रिस्टल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई तो वो धीरे धीरे बैंगनी क्रिस्टल के भीतर एक गांठ के रूप में सिकुड़ गई। ये नीले बर्फ के क्रिस्टल का एक टुकड़ा था। ये बैंगनी क्रिस्टल के भीतर कंडेंस होने लगा और धीरे धीरे साइज में बड़ा होता गया। इससे कुछ ही दूरी पर शुद्ध यांग आत्मा थी। बैंगनी क्रिस्टल में एक बर्फीली नीली एनर्जी और एक सुनहरी एनर्जी एक दूसरे से बस थोड़ी सी दूरी पर थीं। हालांकि दोनों एनर्जी प्रकृति में बिल्कुल विपरीत थीं, फिर भी वे एक दूसरे से अलग थीं और कुछ भी घटित नहीं हुआ। बैंगनी क्रिस्टल अभी भी यहां था। आदर्श ने अपनी छाती पकड़ ली। निराशा के इस सबसे बड़े पल में भी बैंगनी क्रिस्टल ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। इसने आदर्श को उसकी आखिरी उम्मीद दी थी। सच में चाहे कुछ भी हो जाए, बैंगनी क्रिस्टल उसके शरीर में बना रहा और ऐसी चीज बन गया जिस पर आदर्श अनंत काल तक भरोसा कर सकता था।